अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़फ़रानुल्लाह और आप देख रहे हैं बिज़नेस एंड अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है। और अगर आज के टर्म्स आपने सीख लिए तो मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग नहीं बल्कि अकाउंटिंग के सारे प्रॉब्लम्स आप अच्छी तरह हल कर सकते हैं। ये बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग में वो वैल्यू रखती है जितनी कि मैथ्स के अंदर काउंटिंग की होती है। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हो और आपको गिनती नहीं आती तो आप उम्र भर में मैथ्स नहीं सीख सकते। इसी तरह अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उससे पहले आपको ABC आनी चाहिए। ये बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग की ABC है। अगर आप गाना सीखना चाहते हो तो पहले आपको सारे गम्स आना चाहिए। बिल्कुल जितनी इम्पॉर्टेंस इन बेसिक चीज़ों की अपनी अपनी फील्ड में है उतनी ही इम्पॉर्टेंस इन बेसिक टर्म्स की अकाउंटिंग में है। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में है। अगर बेस आपका कमज़ोर हो तो बिल्डिंग ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। यही बेसिक टर्म्स आने वाले टाइम की हर अकाउंटिंग में आपको सामने आएगी। आप कोई फिगर कहीं पे उठाओगे वो फिगर असल में ही इन टर्म का होगा। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बिल के बटन को भी दबाइए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अकाउंटिंग बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये वीडियो अकाउंटिंग बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स के हवाले से है। इसमें सबसे पहले डिफिनीशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस उसी लॉफुल एक्टिविटी का नाम है जो प्रॉफिट कमाने की गर्ज से अडॉप्ट की जाती है। ये लॉफुल का टर्म जो है ये कंट्री टू कंट्री, ये रीजन टू रीजन वेरी करता है। यानी फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी सोसाइटी में फॉर एग्जांपल शराब आप फ़रोख्त कर रहे हो तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। हालांकि इसमें प्रॉफिट है लेकिन जो कानून है पाकिस्तान का, जो आईन है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर यूरोपीय कंट्रीज़ में आप इसी शराब को बेच रहे हो तो वहाँ पे ये लॉफुल एक्टिविटी है। तो मतलब ये लॉफुल एक्टिविटी का जो टर्म है ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन वेरी करता है। बिजनेस की एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर है, वो रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। इस तरह एक पर्सन है वो पोल्ट्री फार्म में या फिशिंग में इंगेज होता है तो ये एक्टिविटी उसकी बिजनेस की टर्म्स में आती है। डिफरेंस अमंग रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम एंड गेन्स। रेवेन्यू IAS 18 के मुताबिक यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के मुताबिक रेवेन्यू ग्रॉस इनफ्लो का नाम है जो इकनॉमिक बेनिफिट की गर्ज से हमें हासिल हो रहे हैं। लेकिन ये ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकनॉमिक बेनिफिट जो है ये ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग बिजनेस से हमें हासिल होता है। यानी फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, लॉयल्टीज़ है। यानी जो पैसे आपको आ रहे हैं लेकिन वो पैसे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग से आपको आ रहे हैं तो वो आपके पास रेवेन्यू है। उसके अलावा हम एक जर्नल डिफिनीशन भी उसकी पेश कर सकते हैं कि ऑल सॉर्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड आर एक्रूड इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। जो पैसे आपने कमा लिए चाहे वो आपको रिसीव हुए हो या अभी तक आपको रिसीव नहीं हुए हो तो आपकी इनकम है। और ये पैसे आपको सेल ऑफ मर्चेंडाइज से भी आ सकते हैं। उसके अलावा आपने किसी को सर्विसेज भी प्रोवाइड किए होंगे तो उससे भी आपको पैसे हासिल हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास गेन है। गेन उस अमाउंट का नाम है जो एसेट की फ़रोख्त होने से आपके पास आता है।
जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, यानी जो एसेट्स आप फिरोख्त कर रहे हो और उसी एसेट से जो प्रोसीड्स, जो पैसे आपके पास आते हैं, वो गेन है। अच्छा, इनकम क्या है? इनकम हम ग्रॉस रेवेन्यू को हम इनकम कह सकते हैं। यानी इस स्टेज पर आपने जो जितने भी कास्ट है वो आपने डिडक्ट नहीं किए हैं, यानी आपकी ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो आपकी इनकम है। प्रॉफिट क्या है? आपकी नेट इनकम को आप प्रॉफिट कह सकते हैं। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अमाउंट होती है जो रेवेन्यू जनरेशन से आप सारे अखराजात डिडक्ट करते हो। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं जब हमारी इनकम हमारी एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए तो उसी सिचुएशन को हम प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, प्रोप्राइटर या ओनर। प्रोप्राइटर या ओनर उस बंदे, उस फर्म, उस बिजनेसमैन का नाम है जो बिजनेस में पैसे या एसेट इन्वेस्ट करता है। यही पर्सन, यही फर्म प्रॉफिट रिसीव करता है, और अगर बिजनेस ने नुकसान हो जाए तो वो नुकसान को भी बर्दाश्त करता है। पार्टनरशिप में इसी प्रोप्राइटर को हम पार्टनर कहते हैं, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम इसी बंदे को शेयर होल्डर कहते हैं। ये वही प्रोप्राइटर है, वही ओनर है, लेकिन पार्टनरशिप में उसी प्रोप्राइटर को हम पार्टनर कहते हैं, जबकि कंपनी बिजनेस की सूरत में हम उसको शेयर होल्डर कहते हैं। फर्म नेम। फर्म नेम जिस नाम के तहत वो बिजनेस चलाया जाता है उसको हम फर्म नेम कहते हैं। और फर्म का जो नेम होता है, बिजनेस का जो नेम होता है, वो यूनिक होता है और उसी नाम से उसी बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल मरवत ब्रदर स्टोर, लकी सीमेंट फैक्ट्री, कुहाड़ सीमेंट फैक्ट्री, ABC लिमिटेड। और ये जो फर्म नेम है वो किसी दूसरे फर्म से मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, यानी ये एक ऐसा यूनिक नाम होना चाहिए जिससे उसी बिजनेस की आइडेंटिफिकेशन हो सके। इसके बाद ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन दो बंदों या दो पार्टियों के दरमियान उस डीलिंग का नाम है जो हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, और वो बिजनेस के या उसी बंदे के फाइनेंशियल पोजीशन को भी इफेक्ट करे, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये ट्रांजैक्शन हमारे पास फिर दो टाइप पे मुश्तमिल होती है, एक कैश ट्रांजैक्शन है और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश की अदायगी या कैश की वसूली ऑन द स्पॉट होती है, जबकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन का नाम है जिसमें पैसों की जो अदायगी है या वसूली है वो किसी फ्यूचर डेट पे की जाती है, यानी उसमें ऑन द स्पॉट रिसीप्ट और पेमेंट की बात नहीं होती। वोचर। वोचर किसी भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, रिटन एविडेंस को हम वोचर कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने एसेट खरीद लिए, उसी एसेट के ख़रीदते वक्त आपको जो स्लिप दी जाती है, आपको जो वोचर दी जाती है, इनवॉइस दी जाती है, वो उसको आप वोचर कह सकते हैं। या आपने कोई लाइबिलिटी की अदायगी कर ली तो उसी लाइबिलिटी की अदायगी के लिए आपको जो स्लिप मिलती है उसको हम वोचर कहते हैं। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो उसी ट्रांजैक्शन का तो उसी को हम वोचर कहते हैं। वोचर जो है वो इनवॉइस, बिल सबको कवर करता है। अब इनवॉइस क्या है? इनवॉइस उस डॉक्यूमेंट का नाम है जो परचेजिंग या सेलिंग करते वक्त सेलर बायर को देता है, जिसमें उसी जो प्रोडक्ट आपने खरीद ली उसकी क्वांटिटी यानी कितने मिकदार में आपने खरीद ली, क्वालिटी वो किस नेचर का प्रोडक्ट है, डेट ऑफ डिलीवरी किस डेट पे आपको वो डिलीवरी करता है, टर्म्स ऑफ पेमेंट यानी उसकी पेमेंट किस तरह करनी है, उसकी प्राइसेस क्या है, उस पर टैक्सेस कितना है, यानी वो डॉक्यूमेंट जो सेलर तैयार करता है और बायर को देता है और उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती है। यानी आप इस तरह आसान अल्फाज में भी कह सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट की जो
जो प्रोडक्ट की जो डॉक्यूमेंट होती है जिसमें उसकी सब डिटेल मौजूद होती है उसको हम इनवॉइस कह सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बिल है। क्रेडिट परचेज के लिए आपको जो इनवॉइस जो स्लिप दी जाती है उसको हम बिल कहते हैं। यानी क्रेडिट परचेज के लिए आपने कर्जे पे कोई चीज़ खरीद ली, तो जब कर्जे पे आपने कोई चीज़ खरीद ली तो उसी बंदे का आपके ऊपर कर्जा है, पैसे है, कर्ज है, वो कर्ज की पेमेंट आपने करनी है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार की जाती है उसको हम बिल कहते हैं। अच्छा, कैश मेमो। कैश मेमो कैश परचेजेस के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार की जाती है उसको हम कैश मेमो कह सकते हैं। कैश मेमो का अल्टीमेट मकसद इज ए प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है कि इसी डेट पे इतनी ट्रांजैक्शन हो गई और उसकी जो पेमेंट होती है वो ऑन द स्पॉट होती है। टाइप ऑफ बिजनेस। टाइप ऑफ बिजनेस, हमारे पास जो बिजनेस है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक ट्रेडिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उस बिजनेस का एक टाइप है जिसमें जस्ट बाइंग एंड सेलिंग होती है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, यानी उसमें जस्ट चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है और वो प्रॉफिट कमाने की गर्ज से, यानी तैयार चीज़ें एक जगह से उठा के मार्केट में ले आते हैं और उसको प्रॉफिट पे जब फरोख्त करते तो उसको हम ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। दूसरा हमारे पास सर्विस कंसर्न है। सर्विस कंसर्न उस बिजनेस का नाम है जिसमें बिजनेसमैन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोर्ट है, उसने आपको कोई चीज़ नहीं दी बल्कि उसने आपको एक जगह से पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज जस्ट दे दी। स्कूल है, सिनेमा है, हॉस्पिटल है, तो उसी टाइप ऑफ बिजनेसेस को हम सर्विसेज कंसर्न कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न उस बिजनेस का नाम है जिसमें अशिया की प्रोड्यूसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे वो सेमी फिनिश गुड में हो, यानी मज़ीद इस पे फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत हो, या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है तो उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं। जिसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास शुगर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री शुगर केन को उठा के उससे चीनी बनाती है, तो चीनी हमारे पास एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है, फिनिश्ड गुड्स है। तो वो बिजनेस का टाइप जिसमें किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन कौन से है? जिस तरह हमारे पास बिजनेस की टाइप्स की जो डिवीज़न थी वो 3 तरह की थी, इस तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे पास 3 तरह के हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, दूसरा पार्टनरशिप है और तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें सारे बिजनेस को एक ही पर्सन ओन और मैनेज करता है। वही इंडिविजुअल सारे प्रॉफिट के लिए, सारे नुकसान के लिए अकेले ही वारिस होता है, वही सारे मैनेजमेंट को संभालता है। दूसरा हमारे पास पार्टनरशिप्स है। पार्टनरशिप उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें एक से ज़्यादा बंदे उसको मैनेज और रन करते हैं। यही पार्टनरशिप के बिजनेस को हम कलेक्टिवली फर्म कहते हैं और इंडिविजुअली हर पार्टनर को मेंबर कहते हैं। बैंकिंग का जो बिजनेस है पार्टनरशिप का, उसमें मैक्सिमम जो बंदे होते हैं वो 10 होते हैं, और आम पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसमें मैक्सिमम 20 होते हैं। इन दोनों सूरतों में जो कम से कम बंदे होते हैं वो 2 होते हैं। अब पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलाया जाता है। तीसरा हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन का नाम है जो एक स्पेसिफिक कानून के तहत क्रिएट होती है और इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और उसका जो कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है और ये छोटे छोटे हिस्से एक बंदे से दूसरे बंदे या एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट को ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
इस छोटे छोटे हिस्से को हम शेयर कहते हैं। और इसी कंपनी का एक कॉमन सील होता है, एक मोहर होता है। अब इसी कंपनी की मज़ीद डिफरेंट टाइप्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, बहुत ज़्यादा टाइप है। अब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो टाइप्स है उस पर आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। अब पाकिस्तान में ये जॉइंट स्टॉक कंपनी पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत इस्टेब्लिश होते थे, इनकॉर्पोरेट होते थे और उसके मुताबिक इसी को चलाए जाते थे। अब प्रेजेंटली उसको कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक उसको इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और उसी के मुताबिक उसको चलाए जाते हैं। अब अकाउंट क्या है? अकाउंट हमारे पास उस टूल का नाम है, उस डिवाइस का नाम है जो किसी भी चीज़ की एक स्पेसिफिक पीरियड में हमें एक सिस्टमेटिक इंक्रीज या सिस्टमेटिक डिक्रीज बताता है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश है, तो कैश एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल एक महीने के लिए, एक साल के लिए, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है। एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर उसी कैश की पोजीशन आपको बताता है। अच्छा, हर अकाउंट का अपना एक यूनिक नाम होता है उस जिसके मुताबिक इसी अकाउंट को पहचाना जाता है। इसके अलावा मर्चेंडाइज उस प्रोडक्ट का नाम है जो बिजनेस फ़रोख्त करता है। यानी फॉर एग्जांपल आपका जिस टाइप का बिजनेस हो वही प्रोडक्ट उसी बिजनेस के लिए मर्चेंडाइज होती है। फॉर एग्जांपल एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसी शूज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो शूज़ होते हैं वो मर्चेंडाइज होते हैं। एक शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री के लिए जो चीनी होती है वो एक मर्चेंडाइज होती है। परचेजेस, जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो वो आपके लिए परचेजेस है। द कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज परचेज्ड इज कॉल्ड एज परचेजेस। फिर परचेजेस की फर्दर टू टाइप है, एक कैश परचेज है और दूसरा क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज उस परचेजेस का नाम है जिसकी रकम, जिसकी कीमत आप ऑन द स्पॉट पे करते हो, तो आपके पास क्रेडिट परचेजेस है, कैश परचेजेस है। क्रेडिट परचेजेस उस परचेजेस का नाम है जिसके वर्थ की कीमत, यानी जो कीमत आप उसकी प्रोडक्ट की लगा रहे हो वो किसी फ्यूचर डेट पे आप पे कर रहे हो, तो आपके पास क्रेडिट परचेज है। दूसरा हमारे पास सेल है, जो चीज़ आप सेल आउट कर रहे हो, टर्न आउट कर रहे हो, उसी को हम सेल कहते हैं। जिस तरह परचेजेस की दो टाइप थी, इसी तरह सेल की भी हमारे पास दो टाइप है, एक कैश सेल है और दूसरा क्रेडिट सेल है। कैश सेल उस सेल का नाम है जिसकी कीमत आप ऑन द स्पॉट रिसीव करते हो, जबकि क्रेडिट सेल हमारे पास उस सेल का नाम है जिसकी कीमत हम किसी फ्यूचर डेट पे रिसीव कर रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट सेल कहते हैं। लॉस क्या है? जब कहीं भी हमारे एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज़्यादा हो जाए तो उसी सिचुएशन को हम लॉस कहते हैं। और ये जो लॉस बिजनेस में होती है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम हम उस सारे इनकम को कहते हैं जिसकी, नेक्स्ट हमारे पास एक्रूड इनकम है। इंक्रूड इनकम उस इनकम का नाम है जो हमने अर्न किया है लेकिन अभी तक रिसीव न किया हो। अनअर्न इनकम एक्रूड इनकम की अपोजिट है। अनअर्न इनकम वो इनकम है जो हमने रिसीव की है बट हमने कमाया न हो। ये एक तरह की हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, जिसके पैसे हमने लिए हैं लेकिन वो काम हमने न किया हो। अच्छा, डिफरेंस अमॉन्ग कॉस्ट, एक्सपेंस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर,
सेल्स रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप जो पैसे खर्च कर रहे हो वो आपके पास कास्ट है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं वो तमाम पैसे जिसकी बेनिफिट यानी जिसका फ़ायदा अभी तक एक्सपायर न किया गया हो या अभी तक रिसीव न किया हो तो उसको हम कास्ट कहते हैं। यानी वो तमाम अखराजात जिसके फ़वाइद हमने अभी तक रिसीव न किए हो। दूसरा हमारे पास एक्सपेंस है जो कि कास्ट की अपोजिट है। कास्ट का जो एक्सपायर पोर्शन होता है यानी जिसकी बेनिफिट हमने रिसीव किए हो या जिसकी बेनिफिट एक्सपायर हो चुके हो वो हमारे पास एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शिफ्टेड होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस है जो हमने एडवांस में पेमेंट की हो और जिसकी बेनिफिट अभी तक हमने रिसीव न किए हो। इसको दूसरे अल्फाज में हम एडवांस ऑन अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए करंट एसेट है, क्योंकि ये वो तमाम अखराजात है जिसकी बेनिफिट अभी तक आपने रिसीव न किए हो, तो ये आपके पास एक तरह की करंट एसेट है। दूसरा एक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो तमाम अखराजात जो अभी तक इनकर हो चुके हो या जिसके बेनिफिट हमने रिसीव किए हो या जो एक्सपायर हो चुके हो बस उसकी पेमेंट हमने न की हो। ये बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड होती है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो तमाम अखराजात जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए यानी अकाउंटिंग पीरियड के लिए बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, अनचेंज होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास वर्कर है, उसकी सैलरी जो होती है, एक बिल्डिंग है उसका जो रेंट आप दे रहे हो, तो मतलब है 1 महीने या 1 साल या 6 महीने जितना भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है उसी के लिए ये अखराजात बिल्कुल सेम होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस है जो पीरियड टू पीरियड वेरी करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इस महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अमाउंट हो वो अलग होगा, नेक्स्ट महीने का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसका अमाउंट अलग होगा। इस तरह आपके पास गैस चार्जेस है, टेलीफोन चार्जेस है, यानी जितना आप ज़्यादा टेलीफोन यूज़ कर रहे हो उतना आप पे ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आएगा। यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस है जो टाइम टू टाइम या पीरियड टू पीरियड चेंज होते रहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेज या मैन्युफैक्चरिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी जिसमें हमारे पास कैरेज ऑन परचेज है, कार्टेज है, फ्रेट है, वेजेस है एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। यानी मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल के साथ जो एक्सपेंसेस एसोसिएट होते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होते, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र होते। इनडायरेक्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ऑपरेशन के लिए इनकर होते हैं उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये तमाम इनडायरेक्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शिफ्टेड होते, जिसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजिंग है, इंटरेस्ट पेड है, डिस्काउंट अलाउड है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, सैलरीज है। ये सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के ऑपरेशन पे इनकर होते हैं। अब ये तमाम एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शिफ्ट होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तमाम एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट की एक्वायरमेंट पे आते हैं, जो फिक्स्ड एसेट की परचेज पे या फिक्स्ड एसेट में इम्प्रूवमेंट पे या फिक्स्ड एसेट की एक्सटेंशन पे जो एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जिसमें हमारे पास परचेज ऑफ एसेट्स है, फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। यानी आपने कोई ऐसी
एक्सपेंडिचर कर दी जिससे उसी एसेट की कीमत में इजाफा हुआ। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैनुअल मशीन है, अब उसी मैनुअल मशीन को आपने ऑटोमेटिक मशीन में कन्वर्ट कर दी, तो उसी कन्वर्जन से जो ऑटोमेटिक मशीन था उसकी कीमत ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये उसी फिक्स एसेट में एक तरह का इम्प्रूवमेंट है जिससे उसी कंसर्न एसेट की कीमत में इजाफा होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये एसेट पे आपने जो मशीन था जो ऑटोमेटिक से आपने मैनुअल में कन्वर्ट कर दी, अब इसी कन्वर्जन से उसी एसेट का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा इंक्रीज इन कैपिटल, जो कैपिटल में इंक्रीज आता हो, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट, फॉर एग्जांपल आपने कोई गुडविल वगैरह ख़रीद ली। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो तमाम एक्सपेंडिचर जो डेली बेसिस पे इनकर होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके बेनिफिट कई सालों पे तकसीम किए जाते हैं, कई सालों पे डेफर्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एडवर्टाइजमेंट हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसी एडवर्टाइजमेंट को अगर नए प्रोडक्ट के लिए किया जाए या वही पुराने प्रोडक्ट के लिए इसी एडवर्टाइजमेंट को किया जाए, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट एक नए रीजन में हो, एक नए मार्केट में हो, तो इसी नए प्रोडक्ट के लिए या नए मार्केट में जो एडवर्टाइजमेंट होती है, इसी एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और उसके जो बेनिफिट होते हैं वो कई सालों पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर है। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन है जो अभी तक एक्सपायर न हुआ हो। यानी फॉर एग्जांपल जो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, रेंट पेड इन एडवांस है, जो आपने एडवांस में पेमेंट की हो, जिसके बेनिफिट अभी तक आपने रिसीव न किए हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसी अनएक्सपायर पोर्शन, मतलब है फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस के लिए 10 सालों के लिए 10 लाख रुपए पेमेंट कर दी, तो 1 साल गुजरने के बाद वही एक्सपेंडिचर जो आपने 10 लाख की पेमेंट की हो वो 1 लाख ख़त्म हो गए, राइट ऑफ हो गए, जबकि 9 लाख आपके पास अभी तक बाकी है। यही 9 लाख को हम कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। अच्छा, सप्लाइज वो तमाम आर्टिकल, वो तमाम गुड्स जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते हैं, इसी को सप्लाइज कहते हैं। सप्लाइज की हमारे पास 3 किस्म है। एक ऑफिस सप्लाई है जो ऑफिस वर्क से रिलेटेड होती है, जिसमें पेन, पेंसिल, स्टैम्प, इन्वेलप्स, फाइल कवर्स वगैरह शामिल है। दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग सप्लाइज वो तमाम सप्लाइज शामिल है जो प्रोडक्ट की सेलिंग से रिलेटेड होती है, जिसमें जो पैकिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, शॉपर शामिल है। स्टोर सप्लाइज में हमारे पास स्पेयर पार्ट्स है, ऑयल है, पेंट्स है, एक्सेट्रा। अच्छा, डिस्काउंट एंड इट टाइप्स। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की वैल्यू में कमी का नाम है, यानी उसकी वैल्यू में रिडक्शन का नाम है जो आपको कम कीमत पे ऑफर कर रहा हो। यानी फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की कीमत 30,000 रुपये है, अगर वही मोबाइल फ़ोन आपको 30,000 की बजाय 25,000 पे दिया जाए तो ये 5,000 रुपये आपके लिए डिस्काउंट है। डिस्काउंट की हमारे पास 2 टाइप्स है, एक ट्रेड डिस्काउंट है और दूसरा कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट उस डिस्काउंट का नाम है जो आपको एट द टाइम ऑफ ट्रेड प्रोवाइड की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल मोबाइल की कीमत 30,000 रुपये है, अब सेलर ने 30,000 की बजाय आपसे 25,000 रुपये चार्ज कर दिए, तो वही बुक्स ऑफ अकाउंट में ये 5,000 रिकॉर्ड नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली 25,000 रुपये इंटर किए जाते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है
उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ द अकाउंट में नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ ट्रेड डायरेक्टली उससे डिडक्ट की जाती है, और उसका जो नेट प्राइस होता है, जो डिस्काउंट के बगैर जो प्राइस आता है, वही बुक्स ऑफ द अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा, अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों ऑफर की जाती है? उसके लिए हमारे पास बहुत से वजूहात है। ये तो सबसे पहले कस्टम ऑफ ट्रेड है। ये एक ट्रेड का एक रिवाज है, एक फार्मूला है, ट्रेड का एक उसूल है, एक प्रिंसिपल है हमारे पास कि आप फॉर एग्जांपल आपके बायर है, आप उसी को जो कीमत है वो उससे कम कीमत पे दे रहे हो, तो मतलब है एक बिज़नेस का एक उसूल है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती है कि जो आपसे ख़रीद रहा हो वो ज़्यादा मिकदार में ले रहा हो, एक मोबाइल फ़ोन की बजाय वो आपसे 100 मोबाइल फ़ोन ले रहा है, तो अल्टीमेटली आप उसका प्राइस कम करते हो। या वो जो कस्टमर है वो आपका ओल्ड कस्टमर है, उसी के अलावा आपके पास कस्टमर फॉर एग्जांपल नहीं आते, तो आप कस्टमर को, बायर्स को मोटिवेट करने के लिए ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो। मतलब ट्रेड डिस्काउंट की बहुत वजूहात होती है कि एक बिजनेसमैन, एक सेलर ट्रेड डिस्काउंट क्यों दे रहा है। दूसरा हमारे पास कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट उस डिस्काउंट का नाम है जो एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट प्रोवाइड की जाती है। यानी आप कैश की पेमेंट कर रहे हो तो उसी दौरान आपसे कम पैसे ले लेता है, या आप कैश रिसीव कर रहे हो और आप उससे कम पैसे लेते हो, तो मतलब है कैश की पेमेंट और कैश की रिसीप्ट के टाइम पे जो डिस्काउंट दी जाती है उसी को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब कैश डिस्काउंट की भी 2 टाइप है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है और दूसरा डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड उस अमाउंट का नाम है, यानी क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो और उसी दौरान आप अपने एक्चुअल पैसों से कम पैसे दे रहे हो, तो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए इनकम है। यानी फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन था, उसका आपके ऊपर कुछ कर्जा था, फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये थे, तो 20,000 रुपये जब आपने दे दिए तो उसने कुछ पैसे वापस कर दिए, तो जो पैसे आपसे कम ले लिए वो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। दूसरा हमारे पास डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड उस अमाउंट का नाम है जो बंदा अलाउड कर रहा हो। यानी आप किसी से पैसे ले रहे हो, आपका किसी के ऊपर लाइबिलिटी थी, कुछ पैसे थे और वो पैसे आपको वापस कर रहे, तो उस दौरान आप जो पैसे उसको अलाउ करते हो तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस का नाम है, और यही डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शिफ्ट की जाती है, उसके डेबिट साइड पे नहीं, एक्सपेंडिचर के साइड पे उसी को रिकॉर्ड की जाती है। कमीशन। कमीशन उस रेमुनरेशंस, उस अमाउंट का नाम है जो एक बंदा दूसरे बंदे के लिए कुछ सर्विसेज परफॉर्म करता है, और ये जो रेमुनरेशन है, जो मुआवजा है, ये नॉर्मली परसेंटेज बेसिस पे अता की जाती है। टर्न ओवर। टर्न ओवर उस अमाउंट का नाम है जो इन्वेंट्री फिरोख्त होने से आपके पास आता हो। यानी फॉर एग्जांपल आपने 20,000 रुपये की सेल कर दी, तो ये 20,000 रुपये आपके लिए टर्न ओवर है। यानी जो स्टॉक आप सेल आउट कर रहे हो तो उसी सेल आउट स्टॉक को हम टर्न ओवर कहते हैं। अच्छा, स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री आपके पास वो अमाउंट होती है मर्चेंडाइज की, गुड्स की, मटेरियल की, जो बिजनेस के पास एनी टाइम अवेलेबल होता है। अच्छा, इसी इन्वेंट्री की हमारे पास फर्दर 2 टाइप है, एक ओपनिंग इन्वेंट्री है और एक बिगिनिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, ये एक ओपनिंग इन्वेंट्री है और दूसरा हमारे पास ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ओपनिंग इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो किसी बिजनेस के पास मटेरियल की या वर्किंग प्रोसेस की या फिनिश्ड गुड्स की एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पे जो अमाउंट होती है उसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ये दूसरी
बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है या एंडिंग इन्वेंट्री है। ये असल में उस अमाउंट का नाम है जो एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के पास अवेलेबल होती है। ये थोड़ी सी गलती हुई है, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है बल्कि ये एंडिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है और ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन दोनों की मज़ीद तीन टाइप्स है। यानी फॉर एग्जांपल ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, इस तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, इस तरह वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स की भी ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री हो सकती है। बैलेंस किसी भी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट के दरमियान जो नेट फिगर आता हो वो उसको हम बैलेंस कहते हैं। यानी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के दरमियान जो फ़र्क आता हो उसको हम बैलेंस कहते हैं। बैलेंस की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स है, एक डेबिट बैलेंस है और दूसरा क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस जब किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड उसके क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो तो उसी को हम डेबिट बैलेंस कहते हैं। उसका जो अपोजिट है वो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस उस बैलेंस का नाम है जब किसी भी अकाउंट का क्रेडिट साइड उसके डेबिट साइड से ज़्यादा हो तो उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। डिफरेंस अमंग अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल्स एंड बिल पेबल्स। अकाउंट पेबल, आप जिस बंदे से कर्ज पे जो चीज़ ले रहे हो वो आपके लिए अकाउंट पेबल है, क्रेडिटर है। यही अकाउंट पेबल बिजनेस के लिए करंट लाइबिलिटी है और ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड होती है। अच्छा, बिल पेबल, अकाउंट पेबल अमाउंट के लिए जो बिल तैयार की जाती है उसको बिल पेबल कहते हैं। नोट पेबल, नोट पेबल बिल्कुल अकाउंट पेबल की तरह होती है लेकिन उसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि जो नेट पेबल होता है वो एक प्रामिसरी नोट जैसी होती है कि फ्यूचर में इसी स्पेसिफिक बंदे को या उसके किसी नॉमिनेटी को स्पेसिफिक डेट पर स्पेसिफिक अमाउंट फ्यूचर में अदा करनी है। बाकी जो बिल पेबल है और अकाउंट पेबल है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन नोट पेबल के यानी ये बिल पेबल और नोट पेबल बिल्कुल सेम है लेकिन नोट पेबल के साथ प्रामिसरी नोट होती है। मेन डिफरेंस ये है। अकाउंट रिसीवेबल और नोट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल उस बंदे का नाम है जिससे आप कर्ज पे चीज़ ले रहे हो। ये अकाउंट रिसीवेबल बिजनेस के लिए करंट एसेट है और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड होती है। नोट्स रिसीवेबल क्या है? इन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग रिसीवेबल बाय द फर्म ऑन सम फ्यूचर डेट। वो अमाउंट जो राइटिंग में होती है जो किसी भी बिजनेस ने एक फ्यूचर डेट पे रिसीव करनी है। कैश बुक, कैश बुक उस बुक का नाम है जिसमें कैश की ओरिजिनल एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, सारे रिसीप्ट के और सारे पेमेंट्स की, उसी को हम कैश बुक कहते हैं। कैश बुक हमारे पास एक जर्नल है, उसके अलावा हमारे पास एक लेजर है। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैश बुक को हम लेजर और जर्नल दोनों एट अ टाइम क्यों कंसीडर करते हैं। जर्नल इसलिए है क्योंकि कैश की जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्रीज होती है वो कैश बुक में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जर्नल है। अब उसके अलावा लेजर अकाउंट क्यों है? लेजर अकाउंट हम जर्नल से बनाते हैं। लेजर अकाउंट क्यों बनाते हैं? ताकि जो एसेट है, जो कंसर्न एसेट है, उसका नेटवर्थ हमारे पास आ जाए। तो मतलब जो कैश बुक है उसमें सारे कैश की रिसिप्ट और पेमेंट होती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर एक साइड कम आता है और दूसरा ज़्यादा आता है। तो यानी मतलब है जब हम कैश बुक बनाते तो दोबारा हमें लेजर में कैश बुक की ज़रूरत नहीं होती, यानी कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैश का जो अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली हमें कैश बुक से हासिल हो जाता है। इसलिए कैश बुक को हम जर्नल और उसके साथ साथ लेजर अकाउंट भी कहते हैं। कैश बुक की फर्दर 3 किस्में हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक है, 2 कॉलम कैश बुक है और 3 कॉलम कैश बुक है।
सिंगल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक का नाम है जिसमें सिर्फ कैश की रिसिप्ट और पेमेंट होती है। टू कॉलम कैश बुक में कैश की पेमेंट और रिसिप्ट के साथ साथ बैंक की भी रिसिप्ट और पेमेंट के कॉलम होते हैं। और थ्री कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 3 कॉलम होते हैं दोनों साइड पे, यानी पेमेंट साइड पे और रिसिप्ट साइड पे। एक हमारे पास कैश का कॉलम होता है, दूसरा बैंक का कॉलम होता है और तीसरा डिस्काउंट का होता है। डिफरेंस अमंग बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स उस अमाउंट का नाम है जो बिल्कुल हमें रिसीव न हो जाए और फाइनली उसको हम अनकलेक्टेबल डेट्स कंसीडर करें। ये अकाउंट रिसीवेबल का वो पोर्शन है जो हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये हमें रिसीव नहीं हो सकता, तो इसी बैड डेट्स को बिजनेस के लिए एज ए लॉस कंसीडर की जाती है। दूसरा हमारे पास डाउटफुल डेट्स है। डाउटफुल डेट्स एक एस्टिमेटेड अमाउंट है डेटर की जो हमें फ्यूचर में फॉर एग्जांपल ये रिसीव न हो जाए। तो मतलब है जो डाउटफुल डेट्स है वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है डेटर की कि फ्यूचर में हमें ये रिसीव न हो जाए। तीसरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स उस अमाउंट का नाम है जो फ्यूचर लॉसेस के लिए ये अमाउंट एक साइड पे रख दी जाती है ताकि फ्यूचर में बैड डेट्स के मद में हमें जो पैसे रिसीव न हो जाए वो उसी से फिर उठाएंगे। और इसी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहते हैं या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स कहते हैं। अच्छा, एसेट्स और उसकी टाइप्स। IAS 16 यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 IAS 16 के मुताबिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द एसेट्स, यानी फ्यूचर में हमें एक एसेट से जितने भी पैसे, जितने भी इकोनॉमिक इनफ्लो रिसीव हो रही हो और उसी एसेट की वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं तो उसको हम एसेट कहते हैं। IFRS इसके मुतालिक क्या कहता है? ऑल द रिसोर्सेज विच आर कंट्रोल्ड बाई एन एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, यानी वो तमाम रिसोर्सेज जो बिजनेस के इख्तियार में होते हैं, बिजनेस के ओनरशिप के, बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, जिससे बिजनेस के पास इकोनॉमिक बेनिफिट आता हो। अब IAS 16 और IFRS के अलावा एक जर्नल डिफिनीशन है हमारे पास। जर्नल डिफिनीशन के मुताबिक वो तमाम रिसोर्सेज जो एक फर्म के लीगल ओनरशिप में होते हैं वही बिजनेस या फर्म उसी को यूज़ कर सकता है और उसी रिसोर्सेज को सेल आउट कर सकता है, तो ये हमारे पास एसेट्स है। यानी जर्नल डिफिनीशन के मुताबिक एक एसेट में 3 खूबियाँ होनी चाहिए, 3 फीचर्स होनी चाहिए। एक, उसका ओनरशिप जो होता है वो बिज़नेस के पास होती है, उसका जो राइट ऑफ यूज़ होता है वो भी बिज़नेस के पास होती है और राइट टू सेल भी बिज़नेस के पास होती है। ये 3 फीचर जब किसी एसेट के एक बिज़नेस फर्म के साथ होते हैं तो वही एसेट, वही प्रॉपर्टी उसी बिज़नेस के लिए एसेट कंसीडर होते हैं। अब एसेट की जो टाइप्स है उसमें सबसे पहले है करंट एसेट। करंट एसेट उस एसेट का नाम है जो या तो कैश में होती है या इजीली कैश में कन्वर्ट होते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास कैश है, कैश इनटू बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, नोट्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, एक्सेट्रा। नॉन करंट एसेट करंट एसेट की अपोजिट है। नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो एक बिजनेस के पास होते हैं और उसी को किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है ताकि अपने बिजनेस के मुनाफा या प्रॉफिट के अलावा उससे हम और प्रॉफिट जनरेट करें। यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके शेयर्स में, डिबेंचर में, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपने ख़रीद ली,
फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसे डिपॉजिट कर दिए। प्लांट या फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट या फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में ऑपरेट करता है। यानी फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, एक बिजनेस ने एक बिल्डिंग बना ली, अब ये बिल्डिंग उसी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म एसेट है। उसके अलावा हमारे पास फर्नीचर है, फिक्सचर है, प्लांट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है। अब ये फिक्स्ड एसेट्स या प्लांट एसेट की फर्दर टू टाइप है, एक फ्री होल्ड एसेट है और दूसरा लीज होल्ड एसेट है। फ्री होल्ड एसेट वो तमाम एसेट्स का नाम है जो एक बिजनेस फर्म लीगल राइट ऑफ ओनरशिप के साथ परचेज करता है, यानी जिसकी ओनरशिप जो होती है, असल में जो मलकियत होती है वो भी उसी फर्म के साथ होती है और वही फर्म उसको यूज़ और सेल आउट भी कर सकता है। यानी सारा इख्तियार उसी एसेट का उसी बिजनेस के पास होती है जिसने ख़रीद लिया हो। दूसरा हमारे पास लीज होल्ड एसेट है। लीज होल्ड एसेट वो एसेट है जिसको आप ख़रीद रहे हो लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और उसका जो लीगल ओनरशिप है वह वो वही पुराने बिजनेस के पास होती है। और ये जब स्पेसिफिक टाइम पूरा हो जाए तो ये एसेट्स आपने दोबारा उसी एक्चुअल बिजनेसमैन को या एक्चुअल बिजनेस फर्म को वापस करनी है। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन वो फिर भी किसी बिजनेस फर्म के लिए वैल्यूएबल होते हैं। इसकी मिसाल हमारे पास ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, गुडविल है, पेटेंट राइट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। अब इस इंटेंजिबल एसेट को हम फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं। ट्रेडमार्क क्या है? फॉर एग्जांपल यूफोन वाले कहते हैं कि यूफोन तुम ही तो हो, ये यूफोन तुम ही तो हो उसके लिए ट्रेडमार्क है, और उसी एक नारे की वजह से, ट्रेडमार्क की वजह से बिजनेस कंपनी जो यूफोन कंपनी है उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ये जो ट्रेडमार्क है ये कोई टचेबल चीज़ नहीं है, ना उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ना अभी तक किसी ने देखा है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस के लिए वैल्यूएबल होते हैं, उसकी वैल्यू होती है। अब इक्विटीज़ और उसकी टाइप्स। इक्विटीज़ वो तमाम राइट्स का नाम है जो एक आउटसाइडर या ओनर बिजनेस एसेट्स के अगेंस्ट क्लेम करता है। यानी फॉर एग्जांपल एक ओनर है या एक आउटसाइडर है, वो एसेट के अगेंस्ट कोई क्लेम करता है कि ये चीज़ मेरी है। अब ये इक्विटीज़ फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक ओनर इक्विटी है और दूसरा आउटसाइडर इक्विटी है। ओनर इक्विटी को हम कैपिटल या कैपिटल फंड या इंटरनल इक्विटी कहते हैं, यानी ओनर के अपने पैसे जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो इन द फॉर्म ऑफ कैश या इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, वो हमारे पास ओनर इक्विटी है। दूसरा हमारे पास लाइबिलिटी है या आउटसाइडर इक्विटी है। लाइबिलिटी या आउटसाइडर कैपिटल आउटसाइडर के पैसे हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट किए हो या बिजनेस ने उससे कर्जा लिया हो। इसी को हम एक्सटर्नल इक्विटी भी कह सकते हैं क्योंकि ये बाहर के बंदे से हमने ली हो। तो ये लाइबिलिटी को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है और दूसरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की हम पेमेंट नियर फ्यूचर में करते हैं, यानी फॉर एग्जांपल विद इन 1 ईयर में करते, तो विद इन 1 ईयर में जितने भी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी में शामिल है। ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बिजनेस के लिए करंट लाइबिलिटी है, जिसकी एग्जांपल अकाउंट पेबल है, नोट पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि ये सारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या जितने भी पेबल है वो आपने विद इन 1 ईयर पे करने होते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो एक बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए एज ए फाइनेंस रेस करता है, यानी जिसकी जो पेमेंट की जो ड्यूरेशन होता है वो नॉर्मली रेंज होता है, वो नॉर्मली 1 साल से लेकर 10 साल तक होती है। जिसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास डिबेंचर इशूड है, बैंक लोन है, सिक्योरिटीज़ है, मॉर्गेज लोन है। अब उसके अलावा हमारे पास ड्राइंग है। ड्राइंग उस अमाउंट या उस एसेट्स का नाम है
जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज़ करता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग उसी कंसर्न्ड बिजनेस का कैपिटल कम करता है, क्योंकि ये असल में जो बिजनेसमैन है उसने पैसे या एसेट को विड्रा कर दिए, एसेट का जो बिजनेस का जो कैपिटल था वो कम हुआ और उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो गए। तो ड्राइंग से बिजनेस का कैपिटल डिक्रीज होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे तैयार किए जाते हैं और ये बिजनेस का एक रिजल्ट शो करते हैं कि बिजनेस की क्या सिचुएशन है, आए वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी कैश की पोजीशन क्या है, उसके कैपिटल की पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास वो स्टेटमेंट है जो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे तैयार किए जाते हैं और इसी स्टेटमेंट से उसी बिजनेस की पोजीशन का भी पता चलता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट या शेयर होल्डर इक्विटी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर एक स्पेसिफिक डेट पे तैयार की जाती है। जितने भी एसेट होते हैं वो एक साइड पे होते हैं, जबकि लाइबिलिटी या इक्विटीज जो होती है वो दूसरी साइड पे होती है। और बैलेंस शीट के दोनों साइड हमेशा बराबर होते हैं और उसके जो दोनों साइड बराबर होने की वजह डबल एंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है। यानी डबल एंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की वजह से बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होते हैं। बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट पे तैयार की जाती और उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास एक पिक्चर लेने की है। फॉर एग्जांपल आज आपने एक पिक्चर ले ली तो कल आपका जो पिक्चर है वो आपके फिज़िकल अपीयरेंस से शायद मुख्तलिफ होगा। यानी आज आपने नीलो कपड़ों में पिक्चर ले ली, कल आपने वाइट कपड़े पहन लिए हो। तो यही मिसाल बैलेंस शीट की है। फॉर एग्जांपल आपने 31 दिसंबर को एक बैलेंस शीट तैयार कर ली, उसमें जो बिल्डिंग था वो बिजनेस के पास है, लेकिन 1 जनवरी को वो बिल्डिंग बिजनेस ने सेल आउट कर दी। तो मतलब है बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट पे तैयार की जाती है। ब्रिटिश अकाउंटिंग अप्रोच में हम बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है जो किसी बिजनेस का नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट शो करता है। इसके जितने भी इनकम है या लॉसेस है उसी का पता चलता है। ब्रिटिश अकाउंटिंग अप्रोच में हम इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तीसरा हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कैश या कैश इक्विवेलेंट की रिसीव्ड और डिसबर्स की पोजीशन बताता है कि कितना कैश हमसे गया और कितना कैश हमें आया। यानी कैश की जो पोजीशन आपको बताता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होती है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और थर्ड नंबर पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये हमारे पास चौथा और आखिरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो शेयर कैपिटल में या उसके अलावा जितने भी रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग है, उसकी पोजीशन बताता है। यानी शेयर होल्डर कैपिटल, बिजनेस की रिजर्व और बिजनेस की रिटेन्ड अर्निंग की पोजीशन जो स्टेटमेंट बताती है वो स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी है या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल। अच्छा, दिस स्टेटमेंट इज एक्सपेक्टेड अंडर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये उसी के अंडर तैयार की जाती है। अगर ये
बैलेंस शीट में जो ओनर इक्विटी है उसी की पोजीशन बताता है, क्योंकि जितने भी रिजर्व है, रिटेन अर्निंग है, वो असल में शेयर होल्डर कैपिटल की यानी शेयर कैपिटल की पार्ट है। तो मतलब है ओनर इक्विटी या शेयर कैपिटल का जो पोजीशन है वो स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी के थ्रू शो होती है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है कि जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नोट्स टू डिस्क्लोजर है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। असल में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और उसी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने जो इन्वेंट्री एवेल्यूएशन के लिए पिछले 3 सालों से लाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस साल हमने फाइफो पे एवेल्यूएट कर दी इन्वेंट्री को। अब हमने लाइफो पे क्यों एवेल्यूएट कर दी उसका भी रीज़न बतानी है, और जो पिछली मेथड हमने छोड़ दी उसका भी रीज़न बतानी है। ये सारा जो रीज़न है, एक्सप्लेनेशन है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ये नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस होती है। और इसी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। द नोट्स आर एसेंशियल टू फुली अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी बनाती है, इसी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से हम उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी वीडियो थी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में या बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये टर्म्स या ये कंसेप्ट या ये प्रिंसिपल्स अगर आपने सीख लिए तो उसका मतलब है कि अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी एंट्रीज है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।